हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सभी बेटा। मैं विवेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं +1 की फिज़िक्स के बारे में। हमने उसका एक पार्ट में साइंस और फिज़िक्स के जो बेसिक टर्म है वो कहाँ से आई, किन साइंटिस्टों ने उसके बारे में क्या क्या राय रखी, ये हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। आज हम उसका बेटा पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, फिज़िक्स के बारे में हमने ये जाना था कि फ़िज़िक्स जो है वो फ्यूजिस से इन्वेंट हुआ है, और फ्यूजिस का मीनिंग होता था द नेचर। तो नेचर और नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल वर्ल्ड में कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसके बारे में जो स्टडी कराता है वही क्या होता है, हम कहेंगे सर वही फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स का कैसे क्या हम स्टडी करते हैं देखिएगा। हमारा टॉपिक है बेटा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। देखिएगा बेटा, फिजिक्स के क्या स्कोप है और उसको लेकर हम क्या सोचते हैं, यही इस टॉपिक का मेन मोटो है। बेटा, फिजिक्स का ना, जब भी फिजिक्स के अंदर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए हम दो फील्ड को जो है मेन रखते हैं। पहला फील्ड होता है बेटा एक छोटे से लेवल पर, दूसरा होता है बेटा एक बड़े से लेवल पर। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा देयर आर टू डोमेन, ध्यान से देखिएगा, देयर आर टू डोमेन्स, यहाँ पे दो डोमेन है ऑफ फिजिक्स। तो कौन कौन से बेटा? फर्स्ट डोमेन होता है जिसका नाम है मैक्रोस्कोपिक, और बेटा ऐसे ही आपका दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब है बेटा बड़े से बड़ा, माइक्रो का मतलब है छोटे से छोटा। तो जब छोटी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर पढ़ेंगे, और जब हम चीज़ों को बड़े स्तर पर या बड़े क्षेत्र में पढ़ते हैं तो हम उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही स्टडी करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैक्रोस्कोपिक में क्या है तो आप कहेंगे इट गिव्स स्टडी अबाउट, किसके बारे में बेटा? एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज, यानी कि उसका कोई एक फाइनाइट साइज हो जिसको हम नेक्ड आई, मतलब नंगी आंखों से जिसको हम देख सकते हैं ना, उसका मतलब होता है फाइनाइट साइज। या आप बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल objects. For example, what do you mean by terrestrial object? बेटा these the object which belongs, कहाँ से belongs करते हैं? To land, और you can say that from earth। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारी अर्थ पर रहते हैं, या हम जैसे मैं खुद हूँ, आप हैं, तो आप किस में आते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा कोई प्लांट है, दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट, रिवर है ना, ऐसे ही बेटा माउंटेन है, एनिमल है, प्लांट है, ह्यूमन बींग्स है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट? तो आप कहेंगे सर फॉर एग्जाम्पल दीज बिलोंग्स टू आवर गैलेक्सी, मीन्स सन हो गया बेटा, ऐसे आप कहें मून हो गया, ऐसे बेटा हम कहें सैटेलाइट हो गया, है ना, ऐसे बेटा अपनी क्या हो गई, अर्थ हो गई, स्टार हो गए। ये सारे के सारे किस में आते हैं? आप कहेंगे सर ये सारे आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो जब हम इनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स का जो लेवल है वो बहुत बड़ा, वो एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम उसको मैक्रोस्कोपिक में रखते हैं। ऐसे बेटा इट गिव्स, ये क्या देता है? इट गिव्स स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट किसके बारे में बेटा? सिंपल सा वर्ड है
like atoms, molecules, nucleus, elementary particles, etc. Beta, what do you mean by elementary particles? Elementary particles are electron, protons and neutrons. तो बेटा इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटी है, जिसकी हेल्प्स के लिए हमें कोई ना कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत छोटी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर डाल देते हैं। जब हम बहुत बड़े लेवल पर हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डाल देते हैं। कहने का मतलब है कि मैक्रोस्कोपिक जब इन चीज़ों के बारे में स्टडी कराता है तो बेटा इट इज़ नोन एज, ये क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे सर इट इज़ नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। इट इज़ नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। तो आप कह सकते हैं जो चीज़ें बड़े लेवल पर हम स्टडी करते हैं वो किस में इंक्लूड की जाएगी, क्लासिकल फिजिक्स में। और बेटा जो छोटे लेवल पर करी जाती है तो आप कहेंगे सर इट इज़ नोन एज, तो इसको आप क्या बोल देंगे, सिंपल सी बात है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो उसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोल देंगे। क्लासिकल फिजिक्स में हम चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पर पढ़ते हैं। व्हाट आर द क्लासिकल फिजिक्स, तो बेटा इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, क्लासिकल फिजिक्स में कुछ सब्जेक्ट हैं और वो सब्जेक्ट क्या क्या हैं, तो आप देखिएगा। फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, क्या है बेटा, फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स। सेकेंड इज आपने नाम सुना होगा थर्मोडाइनेमिक्स। ऐसे बेटा आप तीसरी चीज़ें पढ़ते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स। ऐसे बेटा अगर आपसे कह दिया जाए और बताइए तो आप एक पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। तो दीज सब्जेक्ट आर इंक्लूड इन क्लासिकल फिजिक्स एंड द मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है बेटा, जो एटम, मॉलिक्यूल्स और इन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी कराए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बेटा कुछ ऐसा एरिया या डोमेन है जो ना तो कंप्लीट मैक्रोस्कोपिक का पार्ट हो सकता है, ना ही वो बेटा माइक्रोस्कोपिक का हो सकता है। तो इसका मतलब जो पार्ट या फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ द इंटरमीडिएट फील्ड विच द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक। तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं कि एक तीसरा ही है जिसका नाम है मीजोस्कोपिक डोमेन। और बेटा इसके अंदर क्या है, आप कहेंगे सर इट इज इंटरमीडिएट ऑफ मैक्रोस्कोपिक as well as microscopic। मतलब क्या है बेटा, आप कहेंगे सर इट गिव्स अबाउट फ्यू एटम्स और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स। कुछ एटम्स या लगभग 100 एटम्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा, 1000 भी ले सकते हैं, तो हम उसको किस में डाल देते हैं, मीजोस्कोपिक। और मीजोस्कोपिक डोमेन का जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है बेटा, वो अपने किस फील्ड में होता है, तो आप कहेंगे सर मीजोस्कोपिक डोमेन इज़ रिलेटेड टू रिसर्च एक्टिविटी या रिसर्च डोमेन। तो जब भी हम किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं बेटा, तो वो ना तो बड़े लेवल पर की जाती है, ना वो छोटे से छोटे लेवल पर, वो इंटरमीडिएट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, मीजोस्कोपिक डोमेन के अंदर उसको रख देते हैं, जिसके अंदर हम 10 टाइम्स या बेटा 10 ऑफ एटम या 100 ऑफ एटम या 1000 ऑफ एटम के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये रिसर्च एक्टिविटी या रिसर्च फील्ड के अंदर मीजोस्कोपिक होता है। अदरवाइज देयर आर टू मेन डोमेन ऑफ द फिजिक्स। फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक, इट गिव्स द स्टडी अबाउट बहुत ही बड़ा बेटा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट।
टेरेस्ट्रियल मीन्स द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू आवर अर्थ, और बेटा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू सन, मून, सैटेलाइट, अर्थ वगैरह। माइक्रोस्कोपिक में एटम, मॉलिक्यूल, मतलब इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे बेटा, इसको हम जो है ओपन आई से देख सकते हैं। बड़ा फील्ड, छोटा फील्ड। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। मैक्रोस्कोपिक में क्या आती है? क्लासिकल फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक में क्या आती है बेटा? मॉडर्न फिजिक्स। समझ में आया? ओके, एक बार इसको रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बेटा, थोड़ा सा आपको बस फील्ड इसके मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कल को ऐसा ना हो कि यहाँ से कुछ मिस हो जाए। क्लासिकल फिजिक्स में बेटा कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड है। फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। उसके बाद बेटा इसका क्या आ जाएगा? स्कोप। अभी तो हम एक्साइटमेंट देख रहे हैं, कर दे। चलिए आगे देखिए। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है फिजिक्स। इसको पढ़ने के लिए आपको आइंस्टीन ने कहा है कि आपको एक परमानेंट या एक ही सिंगल डेफिनेट थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में जो भी एक्टिविटी, एक्सपीरियंस आते हैं उसी का ही कलेक्शन होती है साइंस। चलिए बेटा आगे देखते हैं। फर्स्ट हमने बात की मैकेनिक्स। तो बेटा व्हाट इज़ द मैकेनिक्स? तो आप कहेंगे सर इट गिव्स स्टडी अबाउट of rigid bodies, movement of particle, ATS। बेटा मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें रिज्ड बॉडी का मतलब होता है बेटा बहुत ही हार्ड, रिज्ड का मतलब होता है हार्ड टाइप में, उस बॉडी के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शेप को पढ़ने में, है ना, उसके अंदर जो भी मूवमेंट पार्टिकल करेंगे उसके बारे में जो स्टडी देता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। सेकंड था बेटा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेटा थर्मो का मतलब होता है थर्मल, मतलब हीट है, तो सिंपल सा है, इट गिव्स स्टडी अबाउट क्या? ट्रांसफर मोड ऑफ हीट। बेटा एक तो किसके बारे में स्टडी दे? ट्रांसफर ऑफ हीट। ऐसे ही बेटा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, जो उससे चलते हैं बेटा, एंड रेफ्रिजरेटर, घरों में जो रखे हैं, एटसेट्रा। ऐसे हम कह सकते हैं बेटा इसमें क्या आता है कि जो पार्टिकल है उसके अंदर कंडक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट, रेडिएशन ऑफ हीट, कंप्लीट सिस्टम के बारे में जानकारी। टेम्परेचर, या ये भी कह सकते हैं इट आल्सो गिव्स चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है बेटा, इस चीज़ के बारे में जो स्टडी है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नाम आता है बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सिंपल सा कहेंगे सर इट गिव्स स्टडी अबाउट किसके बारे में? तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं वो पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं सर जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, जिसके अंदर हम करंट के अंदर जब क्या करते हैं, चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसे ही बेटा इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ओरस्टेड मैक्सवेल की जितनी भी एक्टिविटी थी वो सारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और बेटा एक होता है आपका ऑप्टिक्स, अभी हमने बात की। ऑप्टिक्स क्या है? इट गिव्स
स्टडी अबाउट किस किस के बारे में, सिंपल सी बात है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है बेटा वो। दूसरा हम कहेंगे सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टी है, लाइट की नेचर है, इन सब की जो स्टडी है वो किस में करते हैं हम, ऑप्टिक्स में। मतलब लाइट जिन जिन इंस्ट्रूमेंट से आपकी रिलेट करेगी वो सारे कॉन्सेप्ट को ऑप्टिक्स क्लियर करेगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं उसके इफेक्ट, उसके इंडक्शन वगैरह सब यहाँ से क्लियर होगा। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक होंगे उन सबको क्लियर करेगा थर्मोडायनेमिक्स। और मैकेनिक्स में बेटा रिजिड बॉडी या मूवमेंट ऑफ द, अगर आप कहें तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव है बेटा, ऐसे हम कहें प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW, ये सारी हम किस में भी पढ़ लेते हैं, मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। दीज सब्जेक्ट आर इंक्लूड इन द क्लासिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स डिस्क्राइब थिंग्स एट ए मैक्रोस्कोपिक डोमेन in which the object is the finite size as terrestrial scale या astronomical object। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता था जो हमारी अर्थ से बिलोंग करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल का मीनिंग होता था बेटा जो आपके सन मून है ना, इस तरह से स्टार वगैरह उसके बारे। ये बेटा था एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब बात आती है किसकी, स्कोप की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, आई होप। चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। मैकेनिक्स में बेटा हम ये भी पढ़ लेते हैं कि जैसे आप कोई बॉडी है उसको डिफॉर्म करना है, उसको उसके अंदर चेंज करना है तो फोर्स वगैरह अप्लाई करने पड़ेंगे, तो फोर्स से रिलेटेड स्टडी है। ऐसे बेटा पानी के अंदर आप क्या करते हैं, जब कोई स्टोन फेंकते हैं तो आपकी वहाँ पे कोई ना कोई वेव बनती है, वाटर वेव, वो उसकी डायरेक्शन होगी किस तरह से, या हम कुछ भी बोलते हैं साउंड वेव वगैरह, ये सारी की सारी स्टडी हम किस में कर सकते हैं, मैकेनिक्स के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, अब बात करते हैं बेटा कि फिजिक्स हमारी कहाँ कहाँ स्कोप करती है, क्या क्या उसके फील्ड हैं। तो देखिएगा, फिजिक्स रिलेटेड इन मैनी फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे फिजिक्स वाइडली यूज हो रही है बेटा, बहुत ही वास्ट यूज है इसका। जैसे बात करते हैं कि फिजिक्स पहले अपने सोसाइटी से ही करते हैं, सोसाइटी के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है। तो बेटा एक बात देखिए, आज आपके घर में क्या क्या है, रेडियो है ना, ऐसे बेटा टीवी है, ऐसे हम कह दे टेलीफोन है, ऐसे बेटा टेलीग्राफ है। सिंपली हम कह सकते हैं कि बेटा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं आपके घर में, आईसीज हैं, चिप है बेटा, इन सब में किसका यूज हुआ है, फिजिक्स का। रेडियो और जो टीवी है वो बेटा EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करते हैं। टेलीफोन टेलीग्राफ, इससे हम बात करते हैं रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें आपके कूलर, टीवी है ना, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह। आईसीज हैं बेटा, चिप वगैरह हैं। तो ये सोसाइटी के अंदर क्या है, फिजिक्स का वाइडली यूज़ है। तो सोसाइटी में हमें ये सब, या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर फिजिक्स जो है वो वाइडली यूज़ होती है बेटा। ठीक है। दूसरी बात देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि फिजिक्स इन बायोलॉजिकल साइंस,
बायोलॉजिकल साइंस में फिजिक्स का क्या स्कोप है बेटा? तो सिंपल सी बात है, बायोलॉजिकल जैसे फिजिक्स के अंदर होती है बेटा एक्सरे, तो आप जानते हैं कि ये जो एक्सरे है ये फिजिक्स है। तो एक्सरे जो है बेटा वो स्टडी करता है किसके अंदर? अबाउट कैंसर, कैंसर सेल्स। बेटा बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स होती है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? एक्सरे का। यहाँ तक कि अगर हम कह दें क्या कि सीटी स्कैन हुआ बेटा, या अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, या सोनोग्राफी हुई, इन सब में किसका यूज़ हुआ है? एक्सरेज का यूज़ हुआ है। बॉडी का जब हम स्कैन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई बुलेट एंटर कर गई है तो उस बुलेट के बारे में कि उसका प्लेस कहाँ है वो हमें कहाँ पर पता चलेगा? एक्सरे से ही पता चलेगा। कैंसर सेल है बेटा, या मैं ये कह दूँ कि जैसे रेडियो एक्टिव है, अगर आप बात करें तीसरे नंबर पर फिजिक्स इन केमिस्ट्री, तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर क्या है इसका स्कोप? तो सिंपल सी बात है कि हमारे जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के अंदर क्या है बेटा? सिंपल सी बात है, उसके आइसोटोप्स डिफाइन करना। ठीक है बेटा, और आइसोटोप्स जो होता है वो ट्यूमर वगैरह के इलाज में काम करते हैं, ट्यूमर के इलाज में करते हैं। ऐसे ही मैं कह दूँ बेटा आइसोटोप्स है, या हम कह दें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बेटा जब ये डिके होते हैं तो अल्फा बीटा और गामा इनके बारे में, और अल्फा बीटा या रेडियो एक्टिव कोई भी एलिमेंट होता है उससे हम ट्यूमर सेल्स के बारे में, आयोडीन या थायराइड का पता करने में हम किसका यूज़ करते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ करते हैं। या बेटा किसी भी एलिमेंट के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है, या हम कह दें उसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा, या हम ये कह दें उसके जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंटों का जो अरेंजमेंट है ना, उसकी एंट्रोपी क्या है, ये सारे के सारे किसके अंदर हैं? केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स का है। ऐसे बेटा अगर आपसे कह दे कि फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स से कैसे रिलेट करती है, तो आप कहेंगे सर इन मैथमेटिक्स। तो ध्यान रखिएगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में बहुत ही गहरा रिलेशन है। फिजिक्स जो है वो किंग है बेटा, साइंस का किंग किसको कहते हैं? फिजिक्स को। और मैथमेटिक्स किसको क्या कहेंगे? कहते हैं क्वीन। तो बेटा मैथमेटिक्स के अंदर क्या होते हैं? जो टूल होते हैं, जो टूल्स होते हैं, या लाइब्रेरी जो फंक्शन होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं बेटा, उन सबको हम मैथमेटिकल टूल से रिलेटेड जितने भी काम है वो फिजिक्स जो है उसको सोल्व करने में हमारी मदद करते हैं। बहुत ही सिंबल होते हैं इनके कुछ डिफाइन जो फिजिक्स के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। टूल होते हैं जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशंस होती है मैथमेटिकली, उसको फिजिक्स प्रूव कर देती है, रीज़न देती है आपको। केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट है बेटा, रेडियो एक्टिव हैं। तो दीज आर द स्कोप ऑफ द फिजिक्स इन रिलेटेड मैनी फील्ड्स। फर्स्ट वन इज आवर सोसाइटी, बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री और बेटा मैथमेटिक्स। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, आया समझ में? ये हमारी जो है रिलेटेड होती है, ये स्कोप है फिजिक्स के। अब बात करते हैं कि साइंस या फिजिक्स हमारी टेक्नोलॉजी में कैसे अपना कंट्रीब्यूट देती है बेटा, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो बेटा कैसे काम करते हैं। ठीक है, देखिएगा। फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे बिलोंग करते हैं? देखो बेटा, डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वर्किंग प्रिंसिपल तो डिपेंड होगा ना, और उसका जो रीज़न या कॉन्सेप्ट होगा वो कौन डिफाइन करेगी? फिजिक्स ही करेगी। पहले के टाइम में हम देखते थे कि हमारे पास जैसे स्टीम इंजन होता था, तो वो किस प्रिंसिपल पर काम करता था? आजकल एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं बेटा, वो
अपने पास सेल होते हैं वो, अपने पास बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो किसके प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ऐसे बेटा हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह है, ब्रेक है ना, चीज़ें आज फ्लूइड फ्लो करती है, फ्लोट करती है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं तो थोड़े से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन किस पर काम करता है। जैसे बेटा अगर बात की जाए, पहले अपने पास है जैसे स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन किस पर काम करता है बेटा, तो सिंपल सी बात है, स्टीम इंजन जो काम करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये स्टीम इंजन का बेटा वर्किंग प्रिंसिपल है। ऐसे अगर आपसे बात की जाए बेटा एरोप्लेन है जैसे, तो एरोप्लेन किस पर काम करता है बेटा, वो उड़ता किस पर है। तो एक साइंटिस्ट हुआ था, इसमें +1 में आप पढ़ेंगे बर्नौली, तो बेटा बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, ये साइंटिस्ट का नाम है बर्नौलीज। इसके अंदर हमने क्या देखेंगे आगे चल के कि हम किसी भी किसी भी एरोप्लेन या पानी के अंदर जो जहाज़ होते हैं उसके अंदर जो भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं उनके विंग्स को लेकर या बेटा उसके एयरक्राफ्ट को लेकर, किसी को भी लेकर उसके पुर्जे वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि आगे से आने वाली जो एयर है वो हमारे उसके यहाँ से फ्लोट हो जाएं और बेटा आगे उसको चीरते हुए जो एरोप्लेन है या जो अपने सबमरीन्स हैं वो पानी के अंदर चले जाएं। तो बेटा बर्नौलीज साइंटिस्ट था, उसने घर की जो छतें हैं वो आंधी आने पर या स्टॉर्म आने पर उड़ जाती हैं, सारी की सारी बर्नौलीज थ्योरम ने ही डिफाइन की है। तो बेटा ऐसे ही अगर हम बात करें, अपना होता है जैसे बेटा सिंपल ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स बेटा ये अपने केबल वगैरह हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा हम कह दें, या फाइबर्स। तो यहाँ पे आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा TIR कह देते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना के ऊपर बेटा हमारा क्या करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या फाइबर वगैरह वर्क करते हैं। ऐसे बेटा अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल है बेटा, वो किस पर काम करेंगे, सिंपल सी बात है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किसने डिफाइन किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये बात ध्यान रखिएगा, इस पर करता है बेटा। आज आपके घरों में सबके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होंगे, तो कंप्यूटर्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है, इट मीन्स डिजिटल लॉजिक्स, या हम ये कह सकते हैं बेटा बाइनरी जो होता है 0 और 1, तो उस कोई समझता है कंप्यूटर। तो डिजिटल लॉजिक के वर्किंग प्रिंसिपल कंप्यूटर काम करता है बेटा। आपने रॉकेट को उड़ान भरते हुए देखा होगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपुलसन ऑफ रॉकेट्स। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, ये किस पर काम करता था, तो 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे क्या, लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। ध्यान है बेटा, ये न्यूटन्स ने जो है 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह से बेटा। ऐसे ही बेटा अपने पास होती है जैसे हाइड्रोलिक पावर ब्रेक्स हैं, लिफ्ट के अंदर पावर, तो बेटा हाइड्रोलिक पावर में क्या होता है, सिंपल सा आप कहेंगे सर कन्वर्जन ऑफ क्या, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। What is the full form of GPE? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
वो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो हाइड्रोलिक पावर से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सभी वर्किंग करेंगे। ऐसे बेटा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपने सुना होगा, या हम कह दें जनरेटर वगैरह है, तो बेटा वो किस पर काम करते हैं? तो आप कहेंगे सर एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था क्या, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर वगैरह काम करते हैं। ये कुछ है बेटा जिसके अंदर टेक्नोलॉजी में हम फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये चीज़ों को हम डेली लाइफ में यूज़ कराते हैं, ठीक है ना। तो आप इनको कुछ को याद रखिएगा बेटा, कहाँ पर किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, डिजिटल लॉजिक क्या है, ये बातें आप याद रखिए। अब यहीं पर हम एक छोटी सी बात और डिफाइन कर देते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूट से या पूरी लाइफ खर्च कर दी फिजिक्स को डिफाइन करने में। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट रहा वो एक ही साइंटिस्ट का रहा, शायद यहाँ पे नाम भी है, और उसका नाम है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ये इंग्लैंड में जन्मे थे बेटा, कहाँ से थे, इंग्लैंड से जन्मे थे। तो न्यूटन को हम जो है एक्चुअल में इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, लेकिन इससे पहले एक दूसरा साइंटिस्ट था गैलीलियो, लेकिन फर्स्ट पर्सन जो था फिजिक्स के बारे में देने वाला वो हमारा एक ही था, न्यूटन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ साइंटिस्टों के मैं नाम लिख देता हूँ जिन्होंने अपना योगदान दिया फिजिक्स के अंदर, कंट्रीब्यूट किया। आई होप आप समझेंगे बेटा। देखिएगा, आपने एक नाम सुना होगा, 9th क्लास में आया होगा, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक ऐसा साइंटिस्ट था बेटा जिसने लॉ ऑफ बियोंसी, आपने नाम सुना होगा, लॉ ऑफ बियोंसी, जिसके अंदर चीजें फ्लोट करती थी। ये बात आप समझ पाए होंगे। आर्किमिडीज एक ऐसा साइंटिस्ट था कि चीज़ें क्यों फ्लोट करती है, तो लॉ ऑफ बियोंसी का जो फादर है वो कौन है, आर्किमिडीज। ऐसे बेटा अभी आपने नाम सुना सर आइजैक न्यूटन, और सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड से बिलोंग करते थे बेटा, और इन्होंने ये बताया था क्या, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लॉ ऑफ मोशन की बात आएगी तो न्यूटन का। एक नाम मैं लिख देता हूँ गैलीलियो, बेटा नाम ध्यान रखना, गैलीलियो गैलीलियाई, गैलीलियाई। ये बेटा एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। 9th क्लास की बहुत सारी चीज़ें एटे बेटा, और आप कहेंगे सर डिस्कवरी ऑफ बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मीनिंग होता है बेटा दूरबीन। तो जो